नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बीपीएससी वाला में आपका स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी के द्वारा डीएसओ का एग्ज़ाम लिया गया और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो इकोनॉमिक्स से आए हैं। तो इन प्रश्नों को देख करके, चूंकि बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेती है, तो आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में उस पैटर्न पे उससे मिलते जुलते सवाल रह सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है अपने एग्ज़ाम के लिए कि हम लोग इन प्रश्नों को देखें, उसका एनालिसिस करें, उन एरियाज़ को पकड़ें जहां से कि सवाल आता है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग इस क्लास में उन क्वेश्चंस की व्याख्या करेंगे, राइट, उनके आंसर्स के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ये पहला सवाल है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 से, चूंकि यही हमारे पास लेटेस्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, है ना। इसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। कैसे कैसे स्टेटमेंट? जैसे 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, 90% हाउस होल्ड पॉपुलेशन हैव आधार कार्ड, 97% हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी, 97% घरों में बिजली की सुविधा है, 96% घरों में बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस खाता है, 83% घरों में, है ना, टॉयलेट फैसिलिटी है। तो जैसे आप जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा डाउनलोड करेंगे, वहां से जो जानकारी मिलती है, तो 2 चीजें पता चलती है। एक कि 97% घरों में, एग्जैक्टली 96.8% घरों में बिजली की सुविधा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। उसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन ये 3 आंकड़े सीधे सीधे उसके बॉक्सेस में देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। थोड़ा और रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि 83% घरों में शौचालय की सुविधा है ना। तो अगर 2 और 4 के आधार पर अगर आप ऑप्शंस को यहां टिक करेंगे तो देखेंगे कि ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी ने जो की शीट जारी किया है उसके अनुसार भी ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर है। तो थोड़ा आप लोग इस डेटा को ध्यान में रखेंगे और आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए डेटा के क्षेत्र में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। इस बार आप लोग थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक डेटा ध्यान रख लेंगे, बिहार स्पेसिफिक सेक्शन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा, महिलाओं से संबंधित विमेन रिलेटेड जो डेटा है भारत के संदर्भ में, उसको देख लेंगे। तो भारत के संदर्भ में महिलाओं का डेटा और बिहार के संबंध में कुछ विशेष आंकड़ों को देख लेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से। हो सकता है वो यहां से, चूंकि उनका सोर्स है बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो यहां से कुछ क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है, सो यहां सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी कहने का क्या मतलब है? जब भी ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था से प्रश्न आए तो सीधी सी बात हो जाती है कि पानी में उत्पादन होने वाली अर्थव्यवस्था, राइट। जैसे कि फिशरीज, मत्स्य पालन, उसमें आप झींगा, है ना, पैम्फ्रेट वगैरह जितनी भी चीजें हैं, श्रिम्प्स वगैरह, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा, है ना, कोस्टल एरिया है हमारा, और यहां से मत्स्य पालन के द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए इस बार के बजट में भी भारत सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, सामुद्रिक विकास निधि की घोषणा की है, 25,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 49% का योगदान भारत सरकार की तरफ से रहेगा। लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लोगों को 25,000 करोड़ के फंड की बात की गई है इस बार के बजट में। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियां, जिसमें मत्स्य पालन इत्यादि चीजें शामिल हो जाती हैं। सो 20 का सही उत्तर होगा। नीति आयोग, नीति आयोग से 3-4 सवाल अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। देखा जाए नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2018 को नहीं हुई थी, यह हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को हटा करके उसकी जगह पर नीति आयोग आया, राइट। कह रहा है कि यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, बिल्कुल। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, अंग्रेजी में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, बिल्कुल सही बात है। और द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के भी थे और नीति आयोग के भी हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि पदेन अध्यक्ष, जिसको आप कहते हो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ये प्राय तो 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही है। कुछ और सवाल भी हैं, यहां से देखेंगे तो हम लोग को नीति आयोग के बारे में थोड़ी और जानकारी
इन प्रश्नों से मिलेगी। जैसे नीति आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। जब भी आप नीति आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे या कहीं भी नीति आयोग पढ़ते तो लिस्ट ऑफ वर्क्स है ना, नीति आयोग का बताया जाता है, जो उसकी विशेषताओं को भी दिखाता है ना। तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, तो नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, नीचे से ऊपर की तरफ बॉटम अप अप्रोच, जबकि प्लानिंग कमीशन जो है वो ट्रिकल डाउन पर काम करता था, टॉप डाउन पर काम करता था। तो ये ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करता है और धीरे धीरे ऊपर के स्तर तक लेकर के जाता है। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, कैपेसिटी बिल्डिंग। यस, सो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, ये इनका वर्क ऑफ एरिया है, राइट। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा जनधन योजना के साथ मोबाइल डिजिटलीकरण है ना, जिसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं। तो जनधन योजना, आधार और मोबाइल, जैम ट्रिनिटी दैट कम्स अंडर इट, जैम ट्रिनिटी, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मंडल के साथ साझेदारी, थिंक टैंक, अंग्रेजी में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा है ना, थिंक टैंक्स। तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है नीति आयोग, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपने आप में एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक कहने का मतलब है कि जो नॉलेज अलग अलग डोमेन में जिनके पास नॉलेज है, जिन लोगों के पास, उन लोगों से राय मशविरा, उनकी जानकारी लेना, और सिर्फ भारत ही नहीं विदेश के भी जो इस तरीके के लोग हैं उनके बीच में एक साझा स्थापित करना, राइट। तो एक पार्टनरशिप तैयार करना इसका कार्य है। तो ये तीनों ही कार्य हैं नीति आयोग के। सो आप यहां पर ऑल के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से नीति आयोग से बेहतरीन सवाल रखे हैं, और भी सवाल हैं। अच्छा, अब ये सवाल आप देखो, 5 ईयर प्लान से बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये सवाल अपने आप में विशेष है ना। सही कालक्रम ज्ञात करना है, ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, और इन चारों स्टेटमेंट से आपको पकड़ना होगा कि ये कार्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया जा रहा था। एक एक करके देखते हैं। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तीव्र औद्योगिकीकरण है। तो बुनियादी और भारी उद्योग यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि महालनोबिस मॉडल पर था, राइट। तो इसको आप सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर रख लेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर कह रहा है कि जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास। अब ध्यान रखो, सामाजिक न्याय के साथ विकास कह रहा है ना। सो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बाद असमानता में काफी वृद्धि हुई थी, राइट। तो उसके अगेंस्ट असमानता कम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सामने लाने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। तो जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास की अगर हम बात करें तो यहां पर आप 9वीं पंचवर्षीय योजना को रख सकते हैं, 9th 5 ईयर प्लान। लैंगिक असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास लेकर के आना है। तो तीव्र और समावेशी विकास, नाउ लुक एट द वर्ड, है ना, रैपिड ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। आपके जो 5 ईयर प्लान्स के थीम्स को पढ़ेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ का थीम है ना, सो फास्टर एंड मोर या फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, इसका थीम आपको मिलता है पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में। दोनों चीजें, तो रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये कहां मिलेगा आपको? 11th 5 ईयर प्लान में। और फिर कहता है डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशंस ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। तो यहां पर कीवर्ड क्या है? डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, है ना, गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार। तो आप 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, उसका थीम याद कीजिए, क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ, राइट? ये था ना आपका, गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो बेसिकली ये जो है आपका, ये 5th 5 ईयर प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो अब इसके आधार पर आप इसको क्रोनोलॉजी में सजा सकते हैं।
तो सबसे पहले चलाएगा एक, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान, एक पर एक ही ऑप्शन है तो एक। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी कि 4, उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2, और उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 3। तो 1 4 2 3 आपका सही सीक्वेंस होगा। सो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर बीपीएससी एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल पूछ रही है तो सिर्फ अगर आपने डेटा याद किया हुआ है तो काम नहीं चलेगा। अगर क्लास में हर पंचवर्षीय योजना को आपने सही तरीके से समझा है कि उस पंचवर्षीय योजना में क्या था जिसके चलते किन चीजों पर फोकस किया गया, अगर यह आइडिया आपके दिमाग में होगा तो फिर आप इस तरीके के सवाल को सही कर पाइएगा। और यह सवाल फैक्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा आसान है क्योंकि आपके पास एक आइडिया रहेगा, है ना। यस, तो इसी तरीके के सवाल है, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है? अभी क्या पंचवर्षीय योजना तो 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल था, है ना। 2012 से 17 का काल था, लेकिन 2012 के बाद इसको छोड़ दिया गया क्योंकि 15 में आपका नीति आयोग आ गया। 2015 में आपका नीति आयोग आ गया तो इसको तो हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन यस उसका थीम वगैरह तो था। तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम अगर आप लोगों ने याद किया होगा, आपको पता होगा, तो क्या था थीम? इसका थीम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या था इसका थीम? 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक। फिर कह रहा है संपोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ, और तेजी से विकास यानी कि फास्टर ग्रोथ। तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये तीनों ही चीजें आपको, है ना, इसके अंदर थी। और ये राजकोषीय घाटा को शून्य करना किसी पंचवर्षीय योजना, 5 साल की योजना का लक्ष्य नहीं रखा गया था। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य एक सामान्य लक्ष्य होता था, जैसे गरीबी कम करना है, प्रति व्यक्ति आय को है ना दोगुना करना है, या फिर अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, क्या ग्रोथ रेट लेकर के चलना है, महंगाई कम करनी है, आयात प्रतिस्थापन करना है, आधुनिकीकरण करना है। इस तरीके के सामान्य लक्ष्य होते थे। शून्य राजकोषीय घाटा इस तरीके का लक्ष्य नहीं होता था। तो क्या लक्ष्य नहीं है या नहीं था? तो ऑप्शन बी। तो ये अगर आपको थीम वगैरह पे ध्यान रहेगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को पकड़ पाइएगा। अब एक और सवाल है 10वीं पंचवर्षीय योजना से। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? आपको एक सुझाव रहेगा कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी ग्रोथ रेट थोड़ा देख लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे, पहले 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि यानी कि टारगेटेड ग्रोथ रेट था 8% का। टारगेट ग्रोथ रेट था 8% का, और अचीव कितना किया गया था? अचीव्ड ग्रोथ था 7.7%। ठीक, तो एक बार और हम लोग बात कर रहे थे 11वीं का 11th 5 ईयर प्लान जो था आपका, इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 8% का। 8% का 9% का टारगेट ग्रोथ रेट हम लोग लेकर के चले थे। टारगेट एवरेज स्पष्ट लिख देता हूं मैं, एनुअल जीप के ऊपर इसका मतलब है ग्रोथ रेट। ये आपने रखा था 9% का। बेसिकली रखा क्या गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में? कहा गया था कि 8% से शुरू करेंगे और 10% तक पहुंचेंगे। क्या रखा गया था कि 8 से शुरू करके 10 तक पहुंचेंगे और 5 साल का एवरेज जो है वो 9% का ग्रोथ रेट लेकर के आएंगे हम लोग, राइट। सो बेसिकली 8 से शुरू करके 10% तक पहुंचने का टारगेट रखा गया था, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रखा गया था 9% का। लेकिन अचीव कितना हुआ था? अचीव हम लोगों ने किया था 7.9%। तो ये एक चीज जानिएगा कि सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक ग्रोथ रेट अगर हम लोगों ने अचीव किया था तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव्ड, हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव्ड इन 11th 5 ईयर प्लान। लेकिन 9% का टारगेट था, वो टारगेट नहीं प्राप्त कर पाए थे, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना असफल योजना थी। स्टिल
असफल योजना या अनसक्सेसफुल था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था। सो 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट था, टारगेट ग्रोथ रेट हमने रखा था 8% ही, देखा कि 7.9% प्राप्त किए हैं, तो रहा कि भाई चलो अभी कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं कि ज्यादा बड़ा, यानी कि पहले सोचा गया था कि 12% का लक्ष्य रखेंगे, फिर रहा कि 12% नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अभी जैसी इकोनॉमी चल रही है 8% भी प्राप्त कर लें तो काफी सही रहेगा, तो 8% का टारगेट रखा गया था। लेकिन अब अगर कोई पूछे कि अचीव क्या किया गया था, तो इस पर कोई वैसा ऑथेंटिक डेटा है नहीं, क्योंकि 15 में नीति आयोग आ गया और प्लानिंग कमीशन और इससे जुड़ी हुई चीजों को वैसे ही छोड़ दिया गया। तो वैसे जो 5 साल पूरा होने के बाद अन्य संस्थानों के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उसके हिसाब से 6.6% के आसपास का ग्रोथ रेट हम लोगों ने अचीव किया। बट इफ यू आस्क कि क्या कोई ऑथेंटिक प्लानिंग कमीशन के द्वारा कोई डेटा इश्यू किया गया है इस तरीके का, तो सो द आंसर इज नो, राइट। बट फिर भी 6.6% के आसपास मानकर चलते हैं कि डेटा अचीव किया गया था। ओके, अगला सवाल, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से नीति आयोग, सवाल है कि नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं। स्तंभ उद्देश्य कितने हैं? 7, और इसकी 3 विशेष विंग्स हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है ना? 7 पिलर ऑब्जेक्टिव्स एंड 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स, सो बोथ आर करेक्ट हियर। और एक बार हम लोग देख लेंगे इस चीज को, यहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, उससे आपको दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में इसको मतलब याद करना या ध्यान में रखना, जहन में रखना ज्यादा आसान है, इसलिए। तो सबसे पहले आप देख लो कि जो 7 फाउंडेशनल पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो 7 फाउंडेशनल पिलर्स हैं: प्रो पीपल ओरिएंटेशन, लोगों की तरफ झुकाव के साथ कार्य करना; प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 7 पिलर्स हैं, ठीक। और इनके 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं, है ना। क्या है? एक रिसर्च विंग है, दूसरा कंसल्टेंसी विंग है, राइट, और तीसरा टीम इंडिया विंग है। तो 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग एंड टीम इंडिया विंग, और ये 7 पिलर्स हैं। दैट इज अ गुड क्वेश्चन नीति आयोग से। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा ये रिसर्च विंग्स का नाम याद कर लेंगे। हो सकता है वो पूछ दे कि इसमें से 3 जो स्पेशलाइज्ड विंग्स है नीति आयोग का, तो कौन सा विंग नहीं है, तो नो करके पूछ सकता है ना कौन सा नहीं है। तो ये 3 याद रहेगा आपको, रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड टीम इंडिया। तो इसके अलावा चौथा रहेगा तो उसको साइड कर दीजिएगा। तो ये सवाल भी बढ़िया सवाल है। फिर एक और सवाल नीति आयोग से, कह रहा है कि कथन और कारण है। कह रहा है कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि यह बदलाव वैश्वीकृत दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम को दर्शाता है। बेसिकली जब नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे आप, 2015 में जब डॉक्यूमेंट जारी किया गया था उसमें कहा गया कि 1950 से लेकर के आज तक योजना आयोग ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अभी वर्तमान समय में भारत की जो समस्या है ना, जो भारत की जो चुनौतियां हैं, समस्या नहीं, चुनौतियां जो हैं वो अलग तरीके से हैं। भारत की डेमोग्राफी को लेकर के, भारत में बदलती तकनीक को लेकर के, स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को लेकर के, है ना, ये जो चुनौतियां हैं नए परिप्रेक्ष्य में है, और इसके साथ अडेप्टेबिलिटी बनाना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए एक नया संस्थान, ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। तो वहां से नीति आयोग आता है। सो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी है, राइट। तो यहां पर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यू विल गो विद ऑप्शन बी, है ना, यानी कि दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं आपके सामने। अब ये एक सवाल है, डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया कौन सी योजना? अभी ये तो थोड़ा सा उस तरीके का सवाल है, क्योंकि आंसर्स में बिहार 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 इस तरीके से है। देखो, जब पंचवर्षीय योजनाएं तैयार हो रही थी, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का जो ड्राफ्ट है उसका फाइनल अप्रूवल एनडीसी के द्वारा किया जाता था। एनडीसी में सभी राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, वो फाइनली अप्रूव करते थे। तो राज्यों के लिए भी विशेष रूप से, है ना, घोषणाएं की जाती थी,
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए जो विशेष रूप से योजनाएं की गई है ना, उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये बिहार के लिए है ना पांचवी पंचवर्षीय योजना के रूप में तैयार किया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है उसको डीपी धर ने तैयार और लॉन्च किया था, शुभारंभ किया था, राइट। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के साथ हम लोग जा सकते हैं, 5th 5 ईयर प्लान। अभी इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अगर और भी कुछ है, सो आई वाज सर्चिंग ऑन दिस, तो कुछ खास एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिला। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है ये मेरी तरफ से, क्योंकि बिहार के पेज पर आप जाएंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पेज पर, तो वहां उसको जब आप पढ़िएगा अबाउट अस में जाकर के, तो यू विल फाइंड कि जो भारत सरकार की योजनाएं रही हैं उसी को बिहार सरकार अपने से कनेक्ट करती है। जैसे वर्तमान में जो नीति आयोग का दृष्टिकोण है, 3 साल का वर्क प्लान है, 7 साल का मिड टर्म स्ट्रेटेजी प्लान है और 15 साल का विजन प्लान है। बिहार भी अपने लिए यही घोषणा करता है। तो इसी आधार पर हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही थी केंद्र के लिए, उसमें राज्यों के लिए भी अनुशंसाएं थी, तो बिहार के लिए भी वही से मान लेंगे, ठीक है। और कमीशन ने भी यही उत्तर दिया है। तो वैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था और शुभारंभ किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे, राइट, ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है, अच्छे अच्छे प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि देखी गई है, दैट इज करेक्ट, है ना। अभी हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इसका कारण क्या बताता है कि बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कृषि का विकास और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हर क्षेत्र में हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, राइट। सो दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सो विल गो विद द सेम हियर, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर प्लेइंग पॉजिटिव रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये पिछले साल सर्वे में और बजट में इसके बारे में जिक्र किया गया था। बजट अभिभाषण में सम्राट चौधरी के द्वारा पिछले साल इसके बारे में कहा गया था, और वहां से तो पिछले साल के बजट अभिभाषण से यह प्रश्न है। तो आप लोग भी पिछले साल जो बजट में घोषणाएं की गई थी जिन योजनाओं को लेकर के, है ना, आप लोगों के पास एमसीक्यू भी होगा या फिर पिछले साल का डेटा होगा, प्लीज एक बार आप लोग उससे गो थ्रू हो जाइएगा, खास करके योजनाओं को लेकर के, कि ये सवाल पिछले साल के बजट में पूछी गई योजना से है। तो बिहार पर्यटन नीति या पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजीगत सब्सिडी यानी कि कैपिटल सब्सिडी क्या है? 50 करोड़ से अगर आप अधिक का निवेश कर रहे हैं, एक्सीडिंग 50 करोड़, तो आपको 25% का सब्सिडी दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक। 25% का सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगा, है ना, अप टू 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपए तक। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अभी चूंकि यहां से प्रश्न पूछा है तो हम लोग थोड़ा सा और ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, जो कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप 10 करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहे हैं तो आपको 30% तक की सब्सिडी मिलेगी, मैक्सिमम 3 करोड़। सो कैसे इसको याद रखेंगे आप? 30% 3 करोड़, राइट। 25% मैक्सिमम, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया था, अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा करते हैं तो मैक्सिमम 25 करोड़ तक, और 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का आप निवेश करते हैं तो आपको मैक्सिमम 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपया तक। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता सेम योजना से क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन यह बात ध्यान रख लीजिएगा, पिछले साल वाला अगर आपके पास है ना, तो आप उसको क्विकली एक बार देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि हर एग्जाम चूंकि सेम कमीशन एग्जाम ले रहा है तो संभावना है। भारत में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है? तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सुना होगा आपने, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। चलिए बी ऑप्शन। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई मुख्य ध्येय, मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास, है ना। 4 शहरों को चुना गया है भारत में, बिहार में। तो बिहार में अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आपका पटना, है ना, भागलपुर, बिहार शरीफ,
और मुजफ्फरपुर। तो ये 4 शहर हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, तो उस पर ध्यान रखेंगे। हरित अवसंरचना यानी कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध किससे है? सी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित अवसंरचना, जब ग्रीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन है, तो ग्रीन शब्द जब चला आता है तो वहां पर पर्यावरण चला आता है, और जब पर्यावरण चला आता है तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी चली आती है। मतलब हरित अवसंरचना का उद्देश्य यह है कि इस अवसंरचना के माध्यम से, है ना, पर्यावरण को ध्यान में रख करके हम लोग अपना जीवन शैली बना करके चले। तो यस, रिन्यूएबल एनर्जी आपको दिखेगा यहां पर, बिल्कुल, लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये उसका एक कंपोनेंट हो जाएगा। असल चीज क्या है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग शहरी विकास के लिए, लेकिन हमको सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत शहरी विकास को ध्यान में अगर रखना है तो पर्यावरण को ध्यान में रखना होगा। जैसे प्रदूषण कम से कम हो, है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट सही तरीके से हो, वेस्ट मतलब कि जो कचरा है तो वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से हो, राइट। शहर जो है वो हीट सेंटर्स बन जाते हैं, तो इस तरीके से बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना ताकि वो कम से कम, है ना, सन रेज को रिफ्लेक्ट करे। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये सारी चीजें ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चला आता है। तो बेसिकली जब हम लोग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं तो सतत शहरी विकास, लंबे समय तक शहरी विकास ग्रीन रहेगा तभी हो पाएगा। भारत में प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? अंग्रेजी में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना है, यानी कि बेहतर तरीके से उसको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हो सके, पहुंच सके, तभी कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो प्रथम दृष्टया देख करके तो वित्तीय सेवाएं सही लगता है, क्योंकि अगर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध रहेंगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया तो वित्तीय सेवाएं ही लगता है, लेकिन जो परिवहन अवसंरचना है, ए और बी में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था। आपका कमीशन ए आंसर देता है, परिवहन अवसंरचना, ट्रांसपोर्टेशन कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लेकर के आना बहुत बड़ी समस्या रहती है, सही समय पर वो पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है, लेट लतीफी होती है या उपयुक्त मात्रा में नहीं पहुंचता है तो उत्पादन प्रभावित होगा। उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक लेकर के जाना, उत्पादित वस्तुओं को पोर्ट तक लेकर जाना ताकि निर्यात हो सके। परिवहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से भारत में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बहुत ही बड़े मात्रा में निवेश किया जा रहा है ना। औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों का विकास किया जा रहा है, रेलवे में अलग से लाइंस, पटरी बनाई जा रही है ताकि मालगाड़ी आसानी से गुजर सके। पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है ताकि पोर्ट पे सामान उतरना और सामान लोडिंग होना, लोडिंग और अनलोडिंग कम समय में हो सके। ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंच सके और वहां से प्रोड्यूस्ड माल मार्केट तक आसानी से पहुंच सके। तो है ना, ए और बी दोनों लगता है, लेकिन ज्यादा परिवहन अवसंरचना जो है इसकी ओर हम लोग जा सकते हैं। बाकी कंफ्यूजन ए और बी दोनों ही में है। कमीशन ने परिवहन अवसंरचना को उत्तर माना है और उस एक्सप्लेनेशन भी इसके हिसाब से सही जाता है कि ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना है तो परिवहन अवसंरचना पे ध्यान देने की जरूरत है। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की भूमिका किस प्रकार हो सकती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस हिसाब से हेल्पफुल रहेगा किसी भी देश के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो क्रिएटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ बाय स्पार्किंग इनोवेशन, बिल्कुल, है ना। हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, राइट। असमानता को कम करेगा, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यस, यहां पर तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। बुनियादी ढांचा बहुत आवश्यक है।
ओके, कुछ और सवाल, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो था 919, है ना, भारत का। और चाइल्ड सेक्स रेशियो लोग निकालते हैं 0 to 6 ईयर्स। अच्छा, अगर ये भारत का पूछ रहा है, तो सेंसस 2011 से पूछ रहा है ना, 2011 की जनगणना से पूछ रहा है, ये तो भारत का है। अगर बिहार का पूछेगा तो कितना है? बिहार यहां पर कहता है कि हम भारत से बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो बिहार का शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाए तो वो है 935। शिशु लिंगानुपात पूछा है तो सामान्य रूप से लिंगानुपात भी पूछ सकता है। अगर लिंगानुपात पूछता है 2011 सेंसस के अनुसार, राइट, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 940। और अगर बिहार का लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे तो यहां पर स्थिति बहुत गंभीर है, चिंताजनक है। तो लिंगानुपात दोनों तरह से देख लेंगे। मैं आपको बताऊं कि बीपीएससी ने, है ना, 68वीं, शायद 68वीं बीपीएससी वाले एग्जाम में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार लिंगानुपात तो पूछ लिया है। सेंसस 2011 के अनुसार उसके बाद से लिंगानुपात नहीं पूछा। तो आप लोग तैयार रहिएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिशु लिंगानुपात पूछ लिया है तो बिहार का लिंगानुपात पूछ सकता है, शिशु लिंगानुपात। तो ये थोड़ा एरिया देख लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो भागलपुर तो कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन टसर सिल्क जो है, ये यहां पर बिहार का योगदान, खास करके भागलपुर का योगदान शानदार है ना। तो भागलपुर में सिल्क का काम बहुत बढ़िया होता है, और भागलपुर के जो बुनकर हैं वो एशिया में मात्र ऐसे बुनकर है, उनके पास विशेषता है, वो सिल्क को कॉटन के साथ, सिल्क को जूट के साथ, है ना, मिला करके, है ना, विस्कोस के साथ मिला करके कपड़े बनाने की विशेषता रखते हैं। तीनों प्रकार का सिल्क, कैस्टर, एरी और टसर, तीनों प्रकार के सिल्क का प्रोडक्शन होता है बिहार में, लेकिन टसर सिल्क में भागलपुर का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो यस, अगर स्पेशली बात किया जाए तो टसर सिल्क आपका उत्तर होना चाहिए, जिसके लिए भागलपुर को हम लोग जानते हैं, भागलपुरी सिल्क। जमुई बिहार, तो अगर जमुई की विशेषता बिहार में की जाए तो स्वर्ण भंडार, है ना, क्योंकि वैसे भी भारत में स्वर्ण भंडार कम है, और जमुई बिहार का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि, है ना, सोने का भंडार देखने को मिलता है। तो स्वर्ण भंडार के लिए हम लोग जमुई को देख सकते हैं। वैसे इन सारे प्रश्नों को आप जो है वो ज्योग्राफी से भी जोड़कर देख सकते हैं, बट इसको क्विकली हम लोगों ने देख लिया। तो ये क्वेश्चंस आए हैं आपके डीएसओ एग्जाम में। अभी इन क्वेश्चंस के आधार पर आप सोचिए, विचारिए कि क्या एरियाज आपके छूट रहे हैं, जहां पर थोड़ा सा आपको और काम कर लेने की जरूरत है। इसका अवश्य ही आपको फायदा मिलना चाहिए आने वाले बीपीएससी एग्जाम में। एंड गुड लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।